चलिए सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी पे, रणनीति पे कि कैसे यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि सभी को पता है कि 27 जून को पेपर है। और पेपर है और उसकी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि 27 जून को ही पेपर है आपका। और जून में कई सारी परीक्षाएं मतलब आपकी कराई जाएगी, कई सारी परीक्षाओं का आयोजन होगा। तो आपका जो त्योहार स्टार्ट होने वाला है, फेस्टिवल जो है, मतलब आपकी परीक्षा का फेस्टिवल में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूपी पीसीएस का भी पेपर है, यूपीएससी का भी पेपर है, और झारखंड पीसीएस ने भी अब वैकेंसी निकाल दी है। बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं और आज हम बात करेंगे रणनीति पे। चर्चा क्या करेंगे, रणनीति पे चर्चा कि कैसे तैयारी करें कैसे ना करें। और पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी समय समय पे अपडेट करना भी जरूरी है, क्योंकि रोज पढ़ाते पढ़ाते कभी काल समझाना भी पड़ता है कि आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, पढ़ते तो सभी लोग हैं, और पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि कितना ज़्यादा पढ़ लिए हैं। क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा कोई मजाक तो है नहीं, उसका तो एक फिक्स सिलेबस है, और फिक्स सिलेबस के अनुसार जो पढ़ेगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि यूपीएससी की परीक्षा हो चाहे कोई भी परीक्षा हो, आप मान लीजिए यूपीएससी की परीक्षा की आप लोग तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो पहली बात तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है आपका, क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही तो पढ़ना है आप सभी को। तो सिलेबस सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को जानना। तो चलिए पहले अनअकैडमी के बारे में बात कर देता हूँ, फिर हम सिलेबस को बात करेंगे, प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी किताबें फॉलो करनी है। और अभी समय बचा हुआ है, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। तो चलिए 29 जून को पेपर है, सभी 27 को है, ठीक है, हाँ चलिए 27 को है, ये तो सभी को पता होगा, अब इसमें क्या बताना। तो लेटेस्ट ट्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है, उस चैनल पर सभी का स्वागत है। ठीक है, टॉप एजुकेटर मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। और हर मुद्दे पे इस पे मैं चर्चा आज करूंगा आप लोगों के साथ। क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी विद अस, टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूँ तो डेली लाइव क्लास मिलेगा, जैसे लाइव क्लास ले रहा हूँ। स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे, जो कोर्स मिलेंगे वो स्ट्रक्चर कोर्स मिलेंगे, प्रॉपर तरीके से क्लास आपके चलेंगे। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी चलेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा, टेस्ट और क्विज देके अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं, अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं कि वाकई तैयारी कितनी हुई है आपकी। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि सपोज दैट अगर लाइव क्लास नहीं भी कर पाते हैं, तो वो जो लाइव क्लास होगा आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा, और आप कभी भी चाहे उसको अनलिमिटेड एक्सेस के साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये भी बेनिफिट मिलेगा आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। ठीक है, ये अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो जिसके पास जो सर्विसेज है उसका यूज करें आप। ठीक है, चलिए ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, चलिए बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शन सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, मैं आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक पे जुड़ जाइएगा, जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जिनको टेलीग्राम के लिंक से जुड़ना है, क्योंकि मैं बार बार उसी पे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होता है मैं शेयर करता हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं यूपीएससी सीएससी के फील्ड के, वो सारे एजुकेटर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर, जैसे सब्सक्रिप्शन अवे, तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूँ यूपीएससी सीएससी के, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का सब्सक्रिप्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का है, एनसीईआरटी का है, ऑप्शनल है, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी है, और आंसर राइटिंग कोर्स में भी है। आप किसी में भी सब्सक्रिप्शन लेके क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लाइव क्लासेज मिलेंगे, जैसे मैंने बार बार कहता हूँ। देखिए यहाँ पे दो तरह के प्लान है, एक प्लस प्लान होता है, दूसरा आइकॉनिक का प्लान होता है। जो प्लस का प्लान है वो जो बेसिकली देखिए 1 ईयर का है, 2 ईयर का, 3 ईयर का है, 6 महीने का भी है, ट्रायल पैकेज भी होता है। तो देख लीजिए 1 ईयर का चार्ज है 49,500, ये कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद जो पे करना है 44,550 आपको पे करना होगा। जैसे दूसरा जो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक में थोड़ा सा डिफरेंस है प्लस से, क्योंकि इसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज मिलते हैं, प्लस वाले भी मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है कि भाई लाइव टेस्ट क्विज है, पर्सनल कोच मिलेंगे इसमें, मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, पर्सनल कोच पर्सनली गाइड करेंगे, पर्सनल तरीके से आपको ट्रीट करेंगे, पर्सनली आपको बताएंगे। तो ये आइकॉनिक में मिलेगा। 12 महीने का मतलब 1 साल का, 2 साल और 3 साल का। 1 साल का फीस है 74,500 है। कोड यूज करेंगे 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 10% डिस्काउंट के बाद जो पे करना है 67,050 रुपये आपको पे करना होगा। कोड कहीं पर भी ये यूज कर सकते हैं, PJ01। तो चलिए हम प्रीलिम्स पे बात करते हैं कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है सभी का, और जब प्रारंभिक परीक्षा का चरण स्टार्ट होने वाला है 2021 का, क्योंकि कोरोना महामारी ने 2020 में
थोड़ी सी पहली बार मुझे लगता है कि मेरी संज्ञान में पहली बार ऐसा हुआ जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं सिविल की तैयारी को जानता हूँ, कि कभी परीक्षा की डेट को स्थगित नहीं किया गया था। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 2020 में परीक्षा की डेट को स्थगित किया गया था, क्योंकि कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी था, किसी ने भी नहीं देखा था, चाहे हमारे ग्रैंडफादर हो, चाहे फादर हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो। ये पहली बार सभी ने देखा भी था। अब बात आती है 2021 का प्रीलिम्स की तैयारी। 21 की प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो आपको सभी को पता है कि 27 जून को पेपर होने वाला है। जून में बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे यूपी पीसीएस की भी परीक्षा जून में ही है आपका, और भी बहुत सारे स्टेट पीसीएस का और यूपीएससी का भी परीक्षा जून में होने वाला है। और आप सभी को पता है कि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, हर डिपार्टमेंट में आ रही हैं। लेकिन अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए? आखिर वैकेंसी तो आएगी हर साल, वो तो जैसे रोज आना है वैसे आएगी, उसका तो काम ही है। यूपीएससी तो हर साल निकलेगा, वैकेंसी निकालेगा वो। लेकिन आपका काम है सिलेबस को पढ़ना, आपका काम है कि सिलेबस को जानना कि भाई सिलेबस में है क्या। क्योंकि अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि इतनी ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उनको लगता है कि हर जगह से इन्फॉर्मेशन ले लें, उनको लगता है कि कोई पेपर पढ़ ले बस हो जाए। मतलब यार इतना पढ़ने के लिए है कि पूरा रूम लाइब्रेरी बन जाएगा। अगर यही सब होता तो फिर लाइब्रेरी की दुकान वाला, किताब की दुकान वाला दिन भर यही नहीं करता वो। क्योंकि आपको पढ़ना है जो यूपीएससी के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो। मैं अगर कहूँ किसी बच्चे से कि बेटा एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए आप देखेंगे होंगे कि आर्ट एंड कल्चर से फिलहाल इस समय क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, या साइंस एंड टेक्स्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उतने नहीं हैं लेकिन फिर भी आते हैं। या मैं कहूँ मेडिवल हिस्ट्री, मान लीजिए मैं हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल दे दूँ, अभी सब बताऊंगा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिर उसके बाद सब बताया जाएगा। मान लीजिए मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, चलिए कि हिस्ट्री, जैसे मैं कहता हूँ बार बार कि हिस्ट्री के जो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं, सबसे फिक्स क्वेश्चन कभी होता है तो वो हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें करंट कुछ अपडेट होता ही नहीं है भाई, जो हो गया वो वही हिस्ट्री है, और इतिहास है, इतिहास का मतलब जो हो गया वो इतिहास है। और मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि अगर मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन जो आते हैं प्रारंभिक परीक्षा के, तो बता रहा हूँ, फिर सिलेबस सब कुछ बताऊंगा, पहले सुनिए आप लोग। मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए या 15 क्वेश्चन एवरेज, अगर ऑन एवरेज में मान लो, तो हिस्ट्री का जो है, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अगर सिलेबस की मैं बात करूँ तो हिस्ट्री में कम से कम तीन तरह के होते हैं। पहली बात, 3 या 4 ही मान लीजिए उसको। एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री, एक होता है मेडिवल, एक होता है एंशिएंट, और आर्ट एंड कल्चर को भी इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। अब मैं बार बार कहता हूँ कि हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है एकदम फिक्स क्वेश्चन होता है, कोई अपडेट नहीं होता है, कोई करंट अफेयर इसमें अपडेट नहीं होना है हिस्ट्री से। तो जब यही अपडेट होता है, और मैं ये भी कहता हूँ कि हमेशा 50% से ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर 15 से 20 क्वेश्चन आने हैं, या 15 ही एवरेज मैं ले लेता हूँ, तो 15 का जो मतलब 8 से 9 क्वेश्चन है वो मॉडर्न से ही आने होते हैं। और जो मॉडर्न से आने होते हैं, मैं ये कहूँ कि मॉडर्न से जो क्वेश्चन आने होते हैं, अगर आप यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन, या पुर्तगालियों का कैसे आते हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ठीक है, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, ठीक है, पढ़ना तो सब है, सिलेबस में है तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं, मुझे कोई कहे कि अगर कम समय में क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग पहले तो किताब को पढ़िए, बताऊंगा किताब के नाम भी बताऊंगा। और दूसरा ये है कि सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पकड़िए ना आप लोग। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे 1857 के महाविद्रोह से लेकर और 1947 तक, जब तक देश आज़ाद हुआ, तब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अगर मुझसे पूछे कि सर थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है और कुछ कम करके बताइए, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे ही गांधी जी की, मतलब बंग भंग से लेके, बंग भंग या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेके कह दो, चलो मैं यहाँ से भी कह देता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पढ़ लो, यहीं से अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है तो आप देखेंगे कम से कम आपके जो 8 से 9 क्वेश्चन जो आते हैं, इस 8 से 9 क्वेश्चन में कम से कम 6 क्वेश्चन के आसपास तो बच्चा कर ही लेगा, यही से आते हैं क्वेश्चन। और अभी जैसे जैसे मान लीजिए इस साल का कुछ क्वेश्चंस में अगर बात करूं, जैसे कि आपके जो 75 साल जो पूरे होने, क्योंकि आज़ादी को 75 साल पूरे होने वाले हैं, अभी चौरी चौरा शताब्दी भी मनाई गई है, अभी चौरी चौरा शताब्दी मनाई गई है अभी। तो जाहिर सी बात है, जैसे चंपारण जब 100 साल पूरा हुआ था, चंपारण का जो 1917 वाला, तो 2017 में तो चंपारण से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि गांधी जी का सारा प्रयोग चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, CAK जिसे कहते हैं, तो उससे क्वेश्चन उस साल पूछे गए थे कि चंपारण में क्या था, नील बागानों का क्या था, कितना है कितना नहीं, सब पूछा गया था। अब इस साल जैसे मैं कहूँ कि आज़ादी के 75 साल 2022 में पूरे होने वाले हैं, क्योंकि 1947 को आज़ादी मिली। अब मेरा मानना है कि कम से कम क्वेश्चन अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे इस बार मॉडर्न हिस्ट्री में। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में,
और मैं ये कहूँ कि मेडिवल हिस्ट्री, तो मेडिवल हिस्ट्री बेटा पढ़ना हो या तो उसको छोड़ ही दो, मेडिवल से पढ़ना है, क्योंकि 1 से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। अब कोई लड़का इसमें मेडिवल में लगा हुआ है कि नहीं मैं मेडिवल ही पढ़ूंगा, मुझे तो मुगल कालीन के बारे में जानना है, तो जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर परीक्षा के लिए समय कम बचा हुआ है तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप बिहार पीसीएस का पेपर उठा के देखिए, 40 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से आते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही है। और कौन नहीं है वहाँ पे, जयप्रकाश नारायण साहब से लगाए, राजेंद्र प्रसाद साहब से लगाए, गांधी जी के सारे प्रयोग, जैन बौद्ध जिसको लगाए, सबसे देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछते हैं। वही हाल यूपीएससी का, मैं इसमें बात करूँ हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेहनत करना आपको मॉडर्न हिस्ट्री में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी मेंबर हैं, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब जो अध्यक्ष जो लोग बने हैं, कब बने हैं, कैसे बने हैं, या पहले बार अध्यक्ष कौन बना, जैसे बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एनी बेसेंट के बारे में पूछा जाता है, 1917 वाला जो था। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। या गांधी जी कितनी बार बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे ज़्यादा समय कौन बना। और इस बार के जैसे मैं कहूँ कि सचिवालय में एक अभी पेपर हुआ था यूपी के, तो उसमें भी ये पूछा था कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अब बताइए, लोग पढ़ के जा रहे हैं कुछ और, पूछ रहा है कुछ और। तो कम समय में ये सब चीज़ें आप कवर कर सकते हैं हिस्ट्री का, ठीक है। और प्रीलिम्स के पेपर में ऐसा नहीं है कि सब पढ़ना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन में 55 से लगाए 60% जिसके नंबर होते हैं वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है। अब उसी क्वेश्चन को देखना है कि किसको हमको अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं आता उसको भी पकड़ लेना, नहीं नहीं एकदम इसको भी करना है मुझे, हमारी एकदम बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स का नंबर जो है वो जुड़ता नहीं है। तो प्रीलिम्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा मेहनत अगर करिए तो हिस्ट्री पे करिए, क्योंकि इसमें रटने वाला है, इसमें ज़्यादा समझना है ही नहीं। अब मान लीजिए कहीं समझने वाला तो उसको एंजॉय के साथ पढ़िए मॉडर्न हिस्ट्री में। और गांधी जी तो गांधी जी है, मैं बार बार कहता हूँ, 9 जनवरी 1915 से लगाए, और जितनी प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए 9 जनवरी को मनाया भी जाता है, और 1947 तक पूरी राजनीति गांधी जी के इर्द गिर्द घूमती है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनको बिना याद किए यूपीएससी आगे बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। मिडिल हिस्ट्री करना है तो करिए, नहीं करना है तो साफ छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, पूछेगा सीता किसे कहते हैं। अब लोग टेंशन में सीता क्या है, पैमाइश के बारे में वाले पूछ दें या कुछ भी, तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, समय कम बचा हुआ है। फिर आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट में बौद्ध, जैन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, जो मेन है उसको पढ़िए आप लोग। क्योंकि आप देखेंगे मॉडर्न में मैंने कहा 50% से ऊपर क्वेश्चन, यानी कि 60% कह सकते हैं इसको, और बाकी ये 5 से 10% इसको ले लीजिए। और एंशिएंट की मैं अगर बात करूं तो एंशिएंट में कम से कम ले लीजिए 20% के आसपास। और आर्ट एंड कल्चर से भी इधर थोड़े क्वेश्चन कम हो गए हैं, लेकिन हाँ आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो 20% इसको भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये मेहनत करना है आपको। जैसे आर्ट एंड कल्चर में मान लीजिए कथकली पूछ दे, या कुचिपुड़ी के बारे में पूछ दे, या चैत्र बिहार किसे कहते हैं ये पूछ दे, चैत्य क्या होता है, बिहार क्या होता है, या मुंडकोड़ी परिषद से पूछ दे क्वेश्चन, या सत्यमेव जयते से पूछ दे। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर में, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि हिस्ट्री में ज़्यादा प्रयोग नहीं करता यूपीएससी, कभी प्रयोग नहीं करता है वो। उसको क्या प्रयोग करेगा उसमें, ये बताइए, हिस्ट्री में कौन सा प्रयोग करेगा वो, क्योंकि जो हो गया वो हिस्ट्री है। और हिस्ट्री आप लोगों को बनाना है तो हिस्ट्री बनाइए, और रणनीति को सही तरीके से पकड़ के चलिए। क्योंकि अब जो समय बचा हुआ, अभी होली आएगा बीच में आप लोगों का, फिर इतनी गर्मी आएगी, नींद आएगा, पूरे दबा के खाएंगे आप लोग, उसके बाद नींद के सोएंगे, तो वो सब भी तो झेलना है। अभी तो कोरोना महामारी झेले हैं आप लोग, अभी वहाँ से निकले हैं तो फिर विंटर को झेला गया है, फिर उसके बाद अभी अभी एक और फेस्टिवल चल रहा था, वो भी आप लोगों ने उसमें भी इंजॉय किया होगा आप लोगों ने। लेकिन जो लक्ष्य है उसको ध्यान दीजिए कि 27 जून को आपका पेपर है, उसके पहले भी पेपर होने वाले हैं, कई सारे पेपर हैं। और किसी भी परीक्षा की सबसे पहली होती है रणनीति। रणनीति सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप 10 बार नहीं, घंटे नहीं, 15 घंटे पढ़िए, लेकिन अगर उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वो पढ़ना और ना पढ़ना, क्योंकि लोगों को रिजल्ट देखना है। आप 10 घंटे नहीं, आप 15 घंटे पढ़िए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों को रिजल्ट चाहिए। आप अपने गाँव में जाओगे या कहीं पे भी जाएंगे, लोगों को रिजल्ट चाहिए। उनको क्या मतलब है प्रीलिम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे क्या मतलब है, कौन समझाएगा उनको बैठ के। तो ये चीज़ें हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और भी धीरे धीरे चीज़ें बताऊंगा, तो ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 27 तारीख को पेपर है, सभी लोग जानते हैं, संडे को पेपर है।
और परीक्षाएं संडे को ही होती है। और जो लोग व्रत रहते हैं या फास्ट रहते हैं तो संडे को ही थोड़ा देख लीजिए कि संडे को अगर किस्मत ने साथ दिया तो संडे अच्छा हो जाएगा। चलिए, और क्या क्या करना है ये सब ध्यान से देखिए। पहली बात को सिलेबस को देखना है, जो मैं कह चुका हूँ, जो मैं शब्दों में कह रहा हूँ वो सब चीज़ें इसमें है। सिलेबस को ध्यान से रख के चलना है। मैंने पहले कहा कि हिस्ट्री को, पॉलिटी को, राज व्यवस्था जिसे कहते हैं, और राज व्यवस्था के लिए यम लक्ष्मीकांत किताब को पढ़िए। वो एक रेफरेंस बुक की तरह है, लेकिन ठीक है, बहुत सफिशियंट है वो। 2017-18 में राज व्यवस्था से 32 क्वेश्चन पूछे गए, 30 से 32 क्वेश्चन थे। एक रिकॉर्ड था उसका। हर क्वेश्चन पॉलिटी का ही दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि यार ये क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। लेकिन जिसने एनसीईआरटी को सही से पढ़ा था, इसलिए बार बार कहा था एनसीईआरटी के बैच को ज्वाइन कीजिए आप लोग, एनसीईआरटी को पढ़िए, क्योंकि आप लोगों ने बचपन में भी एनसीईआरटी पढ़ा है। यूपीएससी क्या मांगता है? यूपीएससी कहता है सिंपल ग्रेजुएशन। 100 रुपये का फॉर्म है, सिंपल ग्रेजुएशन है, आप लोग आइए अपने टैलेंट को दिखाइए। वो थोड़े कहता है कि पीएचडी करके आइए, एमबीए करके आइए, बीटेक करके आइए, एमटेक होना चाहिए, वो भी आईआईटी होना चाहिए, कभी कहता है यूपीएससी? उसको कौन सी वरीयता दे दी जाती है? उसको पढ़ना तो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट होता है। तो पॉलिटी जो है उसका बेसिक है, एकदम कोर है वो आपका। एनसीईआरटी की पुस्तक उसको पढ़िए, और यम लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसको एकदम आराम से पढ़िए, रोज एक चैप्टर पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, और एकदम अच्छा जाएगा आपको। उस साल यही हुआ था कि जितने क्वेश्चंस पूछे थे सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। मान लीजिए जम्मू कश्मीर विधेयक पूछ दे तो उसको करंट अपडेट के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी को पढ़ के चले जाना है, बाकी मैं करंट पढ़ाता ही हूँ, करंट अपडेट के साथ पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कोई विधेयक आया, जैसे कृषि कानून आ गया, मान लीजिए इकोनॉमिक्स से पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर क्या कमियां हैं, वो सब चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि वो जमाना चला गया जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पढ़ा जाता था। वो चीज़ें बच्चों वाला हो गया, बेसिक हो चुका है वो चीज़ें। मान लीजिए इस बार के अपने, जैसे मैंने कहा कि बजट सत्र पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। ये भी कहा था कि मैंने आपके वित्त मंत्री साहिबा ने एक ऐप को लॉन्च किया है। तो ये जितनी भी चीज़ें तो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, ये तो रोज पढ़ना है चीज़ों को, ये तो रोज पेपर भी देखना है आपको। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। सिलेबस पे पहला फोकस होना चाहिए कि सिलेबस क्या है हमारा, क्योंकि सिलेबस इंपॉर्टेंट है। सिलेबस पे जिसने पढ़ा पकड़ा है, जिसने सिलेबस को फॉलो किया है, जिसने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा है, देखिए यहाँ पे सब बताया भी गया है कि सिलेबस को फॉलो कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर क्यों मैं कह रहा हूँ? मैं भी तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको बताऊंगा कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्या ऐसा दिया गया है, किससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन मैंने हिस्ट्री के लिए कहा, तो मैंने सीधे कहा कि मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। 60% पे तो सिलेक्शन होना है, कौन सा जाके झंडा गाड़ना वहां पे प्रीलिम्स पास करके। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, और टेक्स्ट बुक करते रहिए अपना, और यूपीएससी के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देखते रहिए, कौन से क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान से देखिए, और अपने कंटेंट पे भरोसा रखिए जो आपके पास है। अभी जितनी तैयारी करनी है, मैं यही कहूँगा कि मई तक जितनी तैयारी करनी है कर लीजिए। पूरा जून, मतलब 27 जून को अगर पेपर है तो पूरा जून टेस्ट देते रहिए, एकदम टेस्ट दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा। सिर्फ और सिर्फ आपने जितना पढ़ा है सिर्फ उसी का रिवीजन करना है। अब ये नहीं कि फिर बैठ के हम बैठे हुए हैं, बैठ के दिन भर वही कर रहे हैं, नहीं, ये सब नहीं करना। आपने पॉलिटी पढ़ा है साल भर या 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी पढ़ा है आपने, या हिस्ट्री पढ़ा है या पॉलिटी पढ़ा है या इकोनॉमिक्स पढ़ा है, जो भी पढ़ा है आपको बस रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकें आप लोग। क्योंकि अगर 2 ही 3 सब्जेक्ट को आप लेके चलते हैं और प्लस करंट अफेयर चलते हैं तभी प्रीलिम्स पास हो जाएंगे। उसमें कौन सा 100 में 100 क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड नहीं है वहाँ पे सब सब आ जाएगा। वैसी बात कि 80 क्वेश्चन से ज़्यादा आप बना ही नहीं पाएंगे, ये भी एक रिकॉर्ड है। क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन घुमा के देगा, उसमें फंसते जाएंगे, और इन चीज़ों को भी दूर करना है आपको। और ये सब चीज़ें तभी होंगी जब टेस्ट आप देंगे। टेस्ट तो टेस्ट होता है, टेस्ट लगातार देना है, टेस्ट से ही पता चल पाएगा कि कितने क्वेश्चन करते हैं आप लोग। किसी का भी टेस्ट दीजिए, लेकिन अनअकैडमी द बेस्ट, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जितने भी टॉप एजुकेटर पूरे भारत के सब यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो टेस्ट देते रहिए, टेस्ट तो पेपर टीचर बनाएगा ही। टेस्ट जिस हिसाब से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, वैसे ही क्वेश्चन पेपर यहाँ पर पूछे जाएंगे। और मान लीजिए अगर आपने 20 दिन लगातार टेस्ट दिया है, मान लीजिए आपने लगातार ये समझ लिया कि भैया अब नहीं पढ़ना है हमको, तो टेस्ट दीजिए। किसने रोका है आपको टेस्ट देने के लिए? टेस्ट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से प्रॉपर यूपीएससी में टेस्ट होते हैं वैसे ही टेस्ट दीजिए।
उसका आनंद लीजिए आप लोग टेस्ट देके, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखिएगा। बाकी ये सब चीज़ें तो मैं बताऊंगा ही कि प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो हम तो पहली बात तो प्रारंभिक पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, प्रारंभिक परीक्षा में सभी लोग जानते हैं, ये तो मैं सारी चीज़ें आपको बता दिया कि कैसे क्या क्या है। प्रारंभिक परीक्षा में सभी लोग जानते हैं कि भैया प्रारंभिक परीक्षा का जो चरण होता है वो 2 चरण होता है। एक होता है प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होता है, एक जीएस का पेपर होता है जो 200 नंबर का होता है, और दूसरा जो पेपर होता है वो सीसेट का होता है जिसे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। और सीसेट के पेपर में 33% यानी कि 100 का 33% कहिए, या 200 नंबर का अगर पेपर होता है तो 200 का 33% यानी कि 66 नंबर जो है वो आपको लाना होता है। ये ध्यान से सब सुन लीजिएगा मेरी बात को कि 2 पेपर तो जरूर होते हैं प्रीलिम्स में, 400 नंबर के पेपर जरूर होते हैं, लेकिन आपका जो नंबर होता है वो 200 नंबर पे ही डिसाइड किया जाता है, जो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है 200 नंबर का। बाकी जो 200 नंबर का जो सीसेट का पेपर होता है उसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। वो आपका सिर्फ और सिर्फ अगर क्वालिफाई उसको करेंगे तभी आपका चेक हो पाएगा। अगर आपने सीसेट में क्वालिफाई नहीं किया है तो फिर दिक्कत है, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सीसेट में बहुत सारे बच्चों को जानता हूं कि जिनको आज जीएस बहुत स्ट्रांग है, जीएस में 70 क्वेश्चन कर सकते हैं वो, लेकिन सीसेट पे ध्यान नहीं देते हैं, और सीसेट जब सॉल्व करेंगे तो सीधे जाके परीक्षा में सॉल्व करेंगे, तो पता चलता है सीसेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये भी गलती नहीं करना है, सीसेट को भी पूरे अच्छे से पढ़ना है, और इसके लिए एक प्रैक्टिस। मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको बता दूं लेकिन आप उसको फॉलो ही सही तरीके से ना करें, फिर भी ये भी दिक्कत है, क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और किसी भी चीज की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी काम करते हैं आप, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके जो जो गलतियां होंगी, प्रैक्टिस करेंगे गलतियां होंगी, स्वाभाविक सी चीजें हैं, लेकिन वो गलतियां यूपीएससी में ना हो। तो जीएस के जो फर्स्ट पेपर होता है 200 नंबर का होता है, माइनस मार्किंग भी होता है इसमें। और सेकंड पेपर जो होता है वो जैसे मैंने कहा सीसेट का पेपर होता है, और 33% मार्क्स इसमें लाने होते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम थोड़ा और भी बात करते हैं। मुख्य परीक्षा पे देख लीजिए, मुख्य परीक्षा में जैसे ये सब चीजें हैं, 4 पेपर होते हैं, जीएस के 4 पेपर होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर, और एक निबंध का पेपर होता है एसए। निबंध का मतलब होता है बिना बंधन का, निबंध एसए जिसे कहते हैं आप लोग। और वैकल्पिक विषय भी होता है मेंस में, जिसे ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं, एक सब्जेक्ट लेना होता है वैकल्पिक विषय का, और ये होता है 500 नंबर का, 2 पेपर होते हैं 250 नंबर के। फिर एक होता है लैंग्वेज यानी कि भाषा का, वो भी क्वालिफाई करना पड़ता है, इसमें भी 25% मतलब 75 अंक 300 में से आपको क्वालिफाई करना है, 25% मार्क्स लाने हैं। वो इंग्लिश का होता है, भाषा का प्रश्न होता है। और दूसरा होता है हिंदी का, या कोई भी 8वीं अनुसूची में कोई भी भाषा, उसका भी होता है, यानी कि इनके नंबर नहीं, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है इसको। मेन नंबर आपके एसए के जुड़ते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के जुड़ते हैं। जो ऑप्शनल एक सब्जेक्ट लेना होता था, पहले 2 चलता था, वो ऑप्शनल 1 है कई सालों से। और वैकल्पिक विषय सिर्फ 1 है। जीएस के 4 पेपर है जो 250 नंबर के होते हैं, जो 4 पेपर होते हैं, यानी कि 1000 नंबर का वो हो गया। निबंध हो गया 250 नंबर का, 1250 नंबर हो गए। इससे आपका हो गया, मतलब वही आपके ऑप्शनल हो गए 500 नंबर के, 1750 नंबर हो गए। और आपका जो लैंग्वेज का जो पेपर होता है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी, या हिंदी के साथ साथ कोई भी भाषा 8वीं अनुसूची में जो दी हुई है उसमें कोई भी हो, 25% 300 नंबर का होता है, 25% मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो 1750 ये हो गए, और बचा जो है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू होता है साक्षात्कार, जो 275 नंबर का होता है। तो टोटल हो जाते हैं 2025 नंबर, मेंस का सिर्फ बता रहा हूं मैं इस समय। और टोटल जो जोड़ के हो जाते हैं 2025, यानी कि 1750 ये, और आपके साक्षात्कार हो गए 275, यानी कि 5 और 7 5 12, 7 2 9 1 10, 2025, यानी कि टोटल जो मार्क्स होते हैं 2025 मार्क्स के होते हैं। ये टोटल पूरी कहानी है यूपीएससी की, ठीक है। तो ये होता है पूरा मेंस का सिलेबस। अब पेपर फर्स्ट में देखो क्या क्या पढ़ना है, बस सिलेबस जानो। सामान्य ज्ञान का जो पेपर फर्स्ट होता है, चलिए पहले पेपर फर्स्ट बता देता हूँ। पेपर फर्स्ट में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। जो जीएस का पेपर होता है, जीएस फर्स्ट मतलब मैं प्री का बता रहा हूँ, ओनली प्री ओरिएंटेड अभी, क्योंकि प्री पास करेंगे तभी तो मेंस के लिए जाएंगे आप।
तो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा मेहनत करना है आपको हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पे कम समय की बता रहा हूँ मैं, हिस्ट्री पे यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा हिस्ट्री का। और हिस्ट्री में किस पे करना है सबसे ज़्यादा फोकस? मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो इसमें क्या क्या प्लस सिलेबस देख लो, फिर आगे बताता हूँ। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाक्रम, और आपको मैं डेली पढ़ाता ही हूँ, नेशनल चाहे इंटरनेशनल जो भी घटनाक्रम होता है जिस तरीके का होता है। अब तो आदत सी हो गई होगी आप लोग को, मुझे तो आदत हो ही गई है, ठीक है। तो डेली का डेली पढ़ाना आप लोग को भी अच्छा लगता होगा, हमको भी पढ़ाना अच्छा लगता है। तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी समसामयिक घटनाक्रम है, और ये फ्लैक्चुएट करता रहता है हमेशा। कभी काल तो एक बार तो ऐसा हुआ यूपीएससी ने कि सबसे ज़्यादा भारत सरकार की जितनी योजनाएं आ गई थी उस सारी योजनाओं को उठा के पूछ दिया उसने। कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन पूछा था उस समय योजना, क्योंकि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मतलब इस नई गवर्नमेंट जो है, वो सिर्फ इतना ज़्यादा योजना है सरकार का, उतना तो किसी योजना किसी सरकार की नहीं थी। हर महीने कोई ना कोई योजना आती रहती है, मतलब हर महीने 5-7 योजना तो लॉन्च होता ही रहता है। अब पढ़िए आप, उस पढ़ना तो है। अभी मैंने कहा कि अभी रिसेंटली जो सचिवालय का पेपर हुआ था उसमें बताइए, सचिवालय का पेपर हो रहा है 21 में, आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि वयोश्री योजना किसके लिए लॉन्च किया गया, तब बताइए कब का वयोश्री योजना है, और पूछ कब कर रहा है ये। या जनधन योजना पूछ दे, या मेक इन इंडिया पूछ दे, आप लोग को लगता होगा भूल गया, यूपीएससी नहीं पूछेगा, यूपीएससी बिल्कुल पूछेगा। तो जो सरकार के सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से उनको भी देखना है। या जियो पारसी योजना क्या है, अब ये लोग सोचेंगे कि यार ये कौन सी योजना है, ये क्या पूछ रहा है, या कौन सा मंत्रालय। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि मंत्रालय का नाम बताइए, मंत्री जी का नाम बताइए। यह नई शिक्षा नीति आई है, तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपको एलिमिनेट करके चलना है कि भाई हमको कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस देखना है। तो इसलिए मैं कहा शुरू में कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पहले देखिए, आप लोग एक बार दर्शन कीजिए उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के। आप खुद देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, पढ़ कुछ और रहे हैं, पूछ कुछ और रहा है। जैसे मैंने हिस्ट्री में कहा कि चंपारण जब 100 साल पूरा हुआ था तो चंपारण से क्वेश्चन आया था, सभी लोग जानते भी थे चंपारण में क्वेश्चन आएगा। अब मान लीजिए जब जीएसटी आया था, जीएसटी से क्वेश्चन पूछा, सब लोग पूरा जीएसटी पढ़ के गए, स्टेट जीएसटी होता है, सेंट्रल जीएसटी होता है, ये वो पूरा पढ़ के गए, ये अनुच्छेद वो अनुच्छेद ये सब पूछा, जीएसटी क्या है बताइए। ऐसे जनधन आया तो जनधन खाते के बारे में खूब लोगों ने पढ़ के गए, इतना मिलेगा, इतना कैशबैक मिलेगा, ये होगा वो होगा, इतना लिमिट होगा, ये सब पूछा। क्या जनधन से फायदा क्या होगा। एक शब्द आया था वित्तीय समावेशन, तो ये भी देखना है। इसलिए मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पहले देखिए आप लोग। सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में, जैसे मान लीजिए इस समय कहूँ, इस साल का गेस करूं कि पीएमजेएवाई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छी योजनाओं में से मैं कहूँ, क्योंकि स्वास्थ्य रिलेटेड है। कोरोना महामारी तो सभी लोगों ने झेला भी है, तो सरकार में भी लगता है कि स्वास्थ्य संबंधित जितनी योजनाएं होंगी, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना जो है, वंदन योजना, उसको भी हो सकता है पूछ दे। तो स्वास्थ्य रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन है किसी भी देश के साथ, जैसे मान लीजिए म्यांमार है, अभी मैंने बताया भी था म्यांमार के बारे में आप लोगों से। तो जो भी नेशनल और इंटरनेशनल जो भी चीज़ें हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट पे, जैसे मान लीजिए जैसे तापी परियोजना है, उस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। या सीपीसी चल रहा है, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी मत, जब ब्रिक्स है, सार्क है, G20 है, G7 है, आसियान शिखर सम्मेलन है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और तो और ये तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मोदी जी किस किस देश में कौन कौन से अवार्ड पाए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अफगानिस्तान में कौन सा पाए थे वो, अमेरिका के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पहले आप लोग देखिए, और सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना जितनी भी है, सारी योजनाओं को रट्टा मारना है, एकदम पढ़ना है उसको, अपने तरीके से पढ़िए। मान लीजिए कोई भी योजना है, जैसे पीएमजेएवाई योजना, इसको कम से कम ये याद होना चाहिए कि भाई कहाँ से ये योजना लॉन्च की गई है, इस योजना का मेन बेनिफिट क्या है, बस ये सब चीज़ें। अब कितना पैकेज है, कितना क्या है, इतना मत पढ़िए, जो मेन चीज़ है वो पढ़िए आप लोग, क्योंकि आप लोग मंत्रालय में अभी नहीं जा रहे हैं, अभी आप लोग को प्रीलिम्स की परीक्षा पास करना है। जब मंत्रालय में चले जाएंगे तब बजट देखिएगा कि भाई कितना बजट इसके लिए दिया गया है, क्या किया। ये काम नहीं है अभी, अभी ये काम है कि कहाँ से ये योजना लॉन्च किया गया और किस डेट को लॉन्च किया गया,
कौन सा राज्य में लॉन्च किया गया था, उससे क्या बेनिफिट होगा उस योजना से। जैसे जियो पारसी योजना मैंने अभी आप लोगों से कहा, वयश्री योजना है, जनधन योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री फसल किसान बीमा योजना है जो आपका, मान लीजिए इसमें पूछ दे कि हर 4 महीने पे 3,000 रुपये दिया जाता है, आपको पता है कि हर 4 महीने पे कितना दिया जाता है, ये आपको अगर पता है तो आप लोग पता कर सकते हैं कि साल भर में 6,000 रुपये मिलते हैं, तो इनके 4 महीने पे 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो यही क्वेश्चन उठा के पूछता है, वो शब्दों का ही खेल है वो, कि कितना वो पूछेगा और आपको कितना पता है। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो एकदम शांति से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ एंड सिक्योर खेलने के लिए बता रहा हूं मैं सब चीजें। बाकी तो सिलेबस है, सिलेबस को देखिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेशनल व इंटरनेशनल घटनाक्रम योजना, जैसे मैंने कहा कि इस बार खूब योजना पूछा, अगले साल लोगों ने खूब योजना ही पढ़ना सिर्फ चालू किया। पता चला उस सर 2 ही योजना पूछा, 3 ही योजना पूछा, क्योंकि यूपीएससी में कब क्या पूछे थे कोई नहीं जानता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए, ठीक है, कि इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब कहां से क्वेश्चन होगा। लेकिन मैंने हिस्ट्री जो है, पॉलिटी जो है, इससे क्वेश्चन आने हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आने हैं। इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं वो करंट बेस आ रहे हैं, एकदम करंट बेस आ रहे हैं बिल्कुल। वो ये नहीं पूछेगा कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, एनपीए क्या होता है। हाँ, क्वेश्चन पूछे जरूर गए, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछने का जो दायरा है वो थोड़ा डिफरेंट करके है, अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं आपको। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भाई पढ़ना है, करना क्या है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो सारे स्टेट पीसेस में आप उठा के देखो, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं सब। तो पहले सिलेबस देख लीजिए, फिर हम थोड़ा सा और बात करेंगे इस पर। तो जैसे भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा भी हिस्ट्री से, और नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन, समसामय की घटना चक्र, करंट अफेयर जो भी है। भारत में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल क्या है और विश्व का क्या है, ये दोनों पढ़ना है। और देखो इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, खास करके विश्व के भूगोल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। भौतिक और सामाजिक आर्थिक तीनों वाला पढ़ना है आपको, ये भी सिलेबस में है आपके। भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड शासन व्यवस्था, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, सार्वजनिक लोक नीति अधिकार संबंधी मुद्दे भी इसमें पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में है, ये सारा पढ़ना है उसको। आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, इकोनॉमिक्स वाले में, गरीबी, समावेशन, जननांकी, सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम इत्यादि भी इससे पूछे थे। और देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन हुए, चाहे वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हुए, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अप्लाइड क्वेश्चन पूछते हैं। पॉलिटी के हो चाहे आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो, अप्लाइड क्वेश्चन पूछेगा वो। जैसे मान लीजिए ये पूछ दे कि जम्मू कश्मीर में और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। धारा 370 में कौन सा अनुच्छेद को छोड़ के, किस क्लॉज को छोड़ के किसको सबको हटा दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कहां पर विधानसभा है, कहां विधानसभा नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या बजट के बारे में अगर मैं बात करूँ, जैसे जैसे मान लीजिए किसानों का जो मुद्दा चल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आखिर है क्या, इतना हो अल्लाह मचा हुआ है। ये एमएसपी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, किस किस फसल के कितना एमएसपी, ये भी पूछा जा सकता है। या तीनों जो कानून आए हैं उसमें से क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि भाई उसका क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो सारे क्वेश्चन जो है अप्लाइड पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि परंपरागत क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो परंपरागत जो चीजें पूछी जाती थी उसको पढ़ के लेके चलना भी है, ठीक है। और पर्यावरण, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट इस समय। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जितने भी आपके डायमेंशन हो सकते हैं, सारा का सारा पढ़ना है इसमें, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ज्योग्राफी से भी ज्यादा वेटेज है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का इस समय, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, कभी ग्लोबल वार्मिंग, कभी कोई घटना, कभी कोई घटना हो ही रही है, देख ही रहे हैं आप लोग। अभी रिसेंटली चमोली जिले का मैंने पढ़ाया भी था, आप लोगों को बताया भी था, उत्तराखंड के चमोली जिले में जो ग्लेशियर के फटा था, जो बताया भी था, बाढ़ आई थी, जिसमें एनटीपीसी के न जाने कितने लोग, काम करने वाले लोग कहाँ चले गए पता भी नहीं चल रहा उनका बाढ़ से। खैर, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज भी पढ़ना है, और सामान्य मुद्दे इत्यादि। और ये भी पूरा का पूरा करंट बेस भी होता है, कहाँ पर टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर
बाघों की संरचना जनगणना कहाँ पर हुई है, कहाँ पर, जैसे मैंने बांधव और टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने आपको बताया भी था, हॉट एयर बैलून के बारे में आप लोग को बताया था कि ये भारत का पहला है, सतपुड़ा की पहाड़ी, सब पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, या गैंडों के बारे में, या जितने भी जानवर हैं सभी के बारे में, या इंटरनेशनल नेशनल सभी के बारे में, कहाँ पर कोई प्रजाति पाई जाती है, कुछ नया डिफरेंट कुछ पाया गया हो, या कोई विलुप्त प्राय पाया जाता है, या रेड डेटा लिस्ट क्या होता है, इससे संबंधित खूब क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य क्या है, कितने लक्ष्य होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। एजेंडा कौन कौन सा है, ये सारा क्वेश्चन है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का, और ये एकदम आराम से पढ़ना, एकदम शिद्दत से पढ़िए इसको, एक एक शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, और सामान्य विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का अपना एक रोल है, बहुत बड़ा रोल है इसका, क्योंकि आज देख रहे हैं कि कोरोना महामारी की वजह से हर जगह आपने कुछ ना कुछ चेंजिंग आप देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो पर्यावरण को लेकर सरकार वैसे भी सजग है, तो आपका यही काम है कि सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करना भी है, पर्यावरण पारिस्थितिकी पर, जैव विविधता पर, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को आप लोग आराम से पढ़ना है। ठीक है, सामान्य विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी है वो भी पढ़ना है उसको। ठीक है, कि भाई आकाश क्या है, INS विक्रमादित्य क्या है, सारा चीज़ें आपको पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर के लिए डेली मैं जो पढ़ाता हूँ वो तो पढ़िए ही, इसके साथ साथ न्यूज़पेपर, वो भी द हिंदू का। हिंदी का ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है जिसमें अच्छा खासा कुछ दिया हो जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। बट कोई भी ऐसा, अगर बहुत पढ़ना है दिल करे तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए, राष्ट्रीय संस्करण में कुछ अच्छी चीज़ें दी होती हैं। बहुत पढ़ना हो तो जनसत्ता पढ़ लीजिए, भास्कर पढ़ लीजिए, दैनिक भास्कर जो आता है वो पढ़ लीजिए। लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ना है तो द हिंदू पढ़िए, और ये सभी बच्चों को आदत डालना चाहिए द हिंदू पढ़ने का, क्योंकि द हिंदू में जो जीएस के जो पेपर बनते हैं, जीएस के चारों पेपर जो मैं बताऊं मेंस वाले, मैक्सिमम क्वेश्चन द हिंदू के ही पेपर आर्टिकल से मिल जाते हैं। और पेपर भी पढ़ना है तो ये नहीं है कि भाई राजनीति वाली चीज़ें ज़्यादा पढ़ें, ये सब नहीं, एकदम गलत काम नहीं करना आपको, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत आता है उसमें। जब आप बन जाइए IAS बन जाइए, कुछ बढ़िया बन जाइए, कुछ पद पा लीजिए, प्रतिष्ठा पा लीजिए समाज में, फिर करिए राजनीति, किसने रोका है? ब्यूरोक्रेट्स तो आप ही लोग बनेंगे, फिर नेताओं के पास इतना समय थोड़े होता है। योजना भी आप ही लोग का रोल रहेगा, सब कुछ तो आप ही लोगों को करना है। तो जो करना है, ये बनाने वाला बड़ा होता है कि जो बीच में काम करता है वो बड़ा होगा। नेताओं के पास कितना समय होता है? उनको पब्लिक डीलिंग करनी है, और आप लोग को योजना भी बनाना है। तो ये सब चीज़ें हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को अच्छे से पढ़िएगा। और नेशनल और इंटरनेशनल जो मैंने कहा, जैसे कि द हिंदू पढ़ना है, बेस्ट है। द हिंदू को रोज 1-1.5 घंटा पढ़िए आप लोग। नहीं किसी को, मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम का बच्चा, हम बहुत सारे बच्चे होंगे हिंदी मीडियम का, कोई दिक्कत नहीं है, आदत तो डालिए आप लोग। लक्ष्य बड़ा होगा तो भाई समस्याएं तो आएंगी। तो हिंदू पढ़िए, और उसके बाद दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए, अच्छी चीज़ों को, पहली बार कि जहाँ अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, जो लगे कि आपके सिलेबस की चीज़ें नहीं, उसको फाड़ के फेंक दीजिए, उसको काट दीजिए वहीं पे, पेन उठाइए और वहाँ पर ऐसे ऐसे ही कर दीजिए, काट दीजिए वहाँ पर, नहीं पढ़ना उसको। समय कम बचा हुआ है, और उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जहाँ से आपको प्रॉफिट हो। वहाँ क्यों दिमाग लगाए जहाँ पे कुछ है ही नहीं, पता चला ना वही बन पाए ना यही बन पाए, फिर लोगों के बीच में हंसी का पात्र बन जाए। तो इससे अच्छा है कि उस चीज़ों को हटाइए, पहले जब करना हो तो करिएगा। फिर वह आपका जो ज्योग्राफी है, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, ये पढ़ना बिल्कुल है। कहाँ पर कौन से घास पाए जाते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मिट्टी के बारे में, जलवायु के बारे में, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। राज्य व्यवस्था में जैसे मैंने कहा कि कोई भी विधेयक आए, कोई भी अगर आयोग के द्वारा कोई भी विधेयक आता है, वो सारे, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मैंने एक दिन आप लोगों से चर्चा किया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, निर्वाचन आयुक्त क्या होते हैं, कैग के बारे में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं, या वित्त आयोग किसे कहते हैं, या लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन होते हैं, या मैं कहूँ कि लोकसभा में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं,
लोकसभा में विपक्ष के नेता को बनने के लिए विपक्ष का नेता बनता कौन है, या लोकसभा में कौन विपक्ष में होता है, कितने परसेंट सीटें उसके लिए चाहिए, या राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कितने परसेंट, मतलब क्या क्या उसका क्राइटेरिया होता है, ये सारी चीज़ें पेपर में सब पूछा गया है। इसलिए मैंने कहा भी था कि पेपर को उठा के प्रीवियस ईयर का देखिए, आपको कम से कम आप वहाँ मेहनत कीजिए जहाँ से कुछ मिलता हो। जैसे धारा 352, 356, 360 जो अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की शक्तियाँ जो दी गई है राष्ट्रपति को, तो उसका मतलब क्या है ये भी पढ़ना है आपको। राज्यपाल की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है, कैग का काम क्या होता है, कोई भी आयोग रहता है, चाहे नीति आयोग हो चाहे कोई भी आयोग हो, उसका मतलब क्या है, उसके कोर मेंबर कौन कौन होते हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको पढ़ना है और आराम से पढ़ना है चीज़ों को। तो पॉलिटी में अगर मान लीजिए कोई सरकार के द्वारा कोई भी संविधान संशोधन विधेयक आता है, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक है, ध्यान से पढ़िएगा, आ सकता है क्वेश्चन। या कृषि कानून को लेकर अगर कोई फैसला आया है या सरकार ने कुछ किया है तो इस पर ध्यान से पढ़िए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है, आखिर वो योजना क्या थी, उससे क्या बेनिफिट होगा, ये भी पढ़ना है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके जो जीएस में आपको पढ़ने होंगे। तो ये पहले सिलेबस देख लीजिएगा जो मैंने आप लोगों से कहा। करंट अफेयर पे फोकस कीजिए आप लोग, प्लस आपके हिस्ट्री पे फोकस कीजिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सिलेबस है आपके। सिलेबस को पहले जहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पर दीवार पे चिपका लीजिएगा पहले, और रोज उसको एक बार दीदार कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे होता है ना, दीदार के लिए तेरी तरसे अखियाँ, तो पहले उसको दीदार कर लीजिएगा, हाँ यही है लोग, इन्हीं को रोज पढ़ना है मुझे, उससे याद होगा, उससे चीज़ें कम से कम समझ में आएंगी कि हाँ भाई हमको यही पढ़ना है, ठीक है। तो पहले सिलेबस को देखिए, और सिलेबस के जो भी बीच बीच के जो पॉइंट है उस मेन पॉइंट को देखिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा है कि प्रीवियस अगर क्वेश्चन पेपर उठा के आप देखिए, प्रीवियस अगर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बताएगा, डिसाइड करवाएगा प्रीवियस अगर क्वेश्चन पेपर। जितने क्वेश्चन आए एटलीस्ट उसको तो लगाइए, और टेस्ट देते रहिए। टेस्ट का ही सारा खेल है, ये सारा खेल टेस्ट का है। जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे, जितनी ज़्यादा क्वेरी आएगी, जितनी ज़्यादा समस्याएं आएंगी, मौका है अभी सुधारने का। लेकिन वहाँ अगर गलती कर दिए तो साल भर बाद मौका आता है, ठीक है। और किसी भगवान न करे किसी का 2-3 बार गड़बड़ हो जाता है तो फिर और टेंशन में वो लड़का रहता है कि भाई प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, आखिर क्या गलती। सी गलतियाँ यही है आपकी कि टेस्ट नहीं आती है। आपको लगता है कि आप रूम में बैठ के टेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ यूपीएससी में टेस्ट देंगे, तो गलती तो आप ही कर रहे हैं ना। तो गलती जब आप कर रहे हैं तो हो गया कौन। इसलिए टेस्ट को देते रहिए और लगातार टेस्ट दीजिए। और उसके बाद जो गलती है उस गलती को, ये नहीं है कि टेस्ट देके भूल जाए, उस पेपर को लीजिए आराम से, पहले क्वेश्चन को देखिए कि गलती कहाँ कहाँ हुआ है, किस उसको नोट कीजिए, उसको पकड़ बनाइए, उस पर जो गलती हुआ उसको दूर करने के लिए देखिए कि भाई क्या क्या चीज़ें हमको कहाँ से, कितने क्वेश्चंस हमारे सही हो रहे हैं हर टेस्ट में, उसका सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप लोग से ज़्यादा अपने आप को कोई नहीं जानता है। हम कितना भी समझा लें अभी आपको, लेकिन जब तक आप फॉलो ही नहीं करेंगे फिर समझा क्या करूँगा मैं। जो पेपर दे रहे हैं आप लोग, गलतियां होंगी तो उसको नोट करते चलिए, अपनी गलतियों को सीखिए, खुद सिखाइए अपने आप। फिर जाइए उसको क्वेश्चन को पढ़िए, उस टॉपिक को पढ़िए, टॉपिक को दूर कीजिए, उसकी क्वेरी को, फिर टेस्ट दीजिए। अगली बार हो सकता है, इस बार मान लीजिए मैं कहता हूँ 100 में 10 ही क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हिम्मत तो है कम से कम टेस्ट देने का आप लोगों को, कम से कम टेस्ट देते रहिए। आज 10 होंगे, कल 20 होंगे, कल 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, कभी 60 हो जाएंगे। और जिस दिन 60 और 65 का खेल चालू हो जाएगा, प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा आपका। सबसे ज़्यादा डर वाले रहते हैं बॉर्डर लाइन वाले लोग, ठीक है। तो एटलीस्ट अपना गोल 70 क्वेश्चन का बना के चलिए, ताकि कट पीट के भी आए तो 60 के आसपास रहे आप लोग। तो इसको ध्यान से पहले देखिएगा कि भैया टेस्ट का क्या सीन है आपका। टेस्ट होता है। चलिए और आगे बढ़ता हूँ मैं। दूसरा पेपर है सी सेट वाला, जो मैंने कहा नहीं कहा कि सी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैंने कहा सी सेट का? सी सेट का पहले जो फुल फॉर्म है, मान लीजिए कोई यही पूछ दे कि क्या होता है, तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। अब सी सेट का सबसे बड़ी समस्या पहले तो ये होता था कि ये भी 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स के होते हैं। जैसे हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि पहले क्या होता था, जब सी सेट में पूरे नंबर जोड़ते थे, इसमें तो क्वालिफाइंग करना है ना, क्वालिफाई करना है इसको, 33% मार्क्स, यानी कि 200 नंबर का 33% अगर आप ले लेंगे
यानी कि 200 नंबर का 33% की अगर मैं बात करूँ तो कितने देना, जीरो से जीरो कट गया, डबल जीरो यानी कि 66 मार्क्स लाने हैं आप, यही मतलब हुआ ना। तो 66 नंबर लाने हैं आपको। कैसे आएंगे नंबर? पहले तो ये होता था कि जब सीसेट के नंबर जोड़े जाते थे उस समय एक अनसीन पैसेज हिंदी का आता था, एक बड़ा सा टॉपिक दे देगा, फिर नीचे क्वेश्चन पूछते थे, 3-4 क्वेश्चन पूछ देते थे उसी टॉपिक से। अब होता क्या था कि लड़कों को पूरा अनसीन पैसेज, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि इतना लंबा पैसेज है और मान लीजिए 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछ दिया, यानी कि एक पैसेज को मैं पढ़ा और मुझे 4-5 क्वेश्चन इससे मिल गए। अब ये हो रहा है, पिछले विगत कुछ समय से देखा जा रहा है, इतना लंबा चौड़ा पैसेज दे रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एक, उस पैसेज के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ, अनसीन जो पैसेज। अब आपको सेफ खेलना है कि भैया हमको उसके चक्कर में ज़्यादा अपने समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि टाइमिंग भी है 2 घंटा। 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट, और सब मिनट का एक खेल है, क्योंकि पेपर तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन अंडर ड्यूरेशन टाइम का मतलब टाइम के ड्यूरेशन में ही रह के पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो 120 मिनट का जो पेपर है आपका, 2 घंटे का जो पेपर है, तो उस 2 घंटे के पेपर में ये देखना है कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को हम पकड़े, जहाँ से हम क्वालिफाई कर रहे हैं परीक्षा को। क्या करेंगे 100 में 50 क्वेश्चन सही करके, क्या क्या मिल जाएगा उसको, कौन सा नेशनल अवार्ड आपको मिल रहा है उसमें? आपका काम मेन फोकस है कि भैया 33% आपको मार्क्स लाने, मतलब 66 नंबर लाने। मैं कह रहा हूँ कि 100 का एवरेज लेके चलो ना, 80 का लेके चलो, क्या दिक्कत है? 40% लेके चलो, 200 का 40% में 50, ठीक है। 200 का 40 मतलब 80 होता है, यही पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। 200 का 40% 80 नहीं होगा, डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, 40×2 = 80, ठीक है। सीसेट तो पढ़ाओ नहीं मैं बैठ के आप लोगों को, इतना तो सब पता ही होगा। तो हिंदी कॉम्प्रिहेंशन आपका आता है इंटरपर्सनल स्किल एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, अंतर व्यक्तित्व क्षमता। ये तो आप लोग से अच्छा कोई जानता भी नहीं है, लेकिन खैर पढ़ना है, सिलेबस में है, तो उन चीज़ों को भी ध्यान से देखिए। और इसलिए मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थोड़ा देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये भी आपका जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हुए, जैसे आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हुए, सिलोजिज्म के क्वेश्चन हुए, डायरेक्शन के क्वेश्चन हुए, ठीक है, सर्किल इनर द सर्किल आउटर द सर्किल, ये क्वेश्चंस हुए। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको जिक्र जिसका किया मैंने, इससे क्वेश्चन, या आपके कैलेंडर से क्वेश्चन हुए, या क्लॉक से क्वेश्चन हुए, या मिरर इमेज से क्वेश्चन हुए, ये सारा क्वेश्चन आपका रीजनिंग में ही पूछता है। तो ये भी आपको ध्यान से देकर चलना है कि भाई रीजनिंग को कैसे, क्योंकि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर, मान लीजिए लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है, किस ईयर को लीप ईयर कहते हैं, किस ईयर को नॉन लीप ईयर कहते हैं, अधिवर्ष किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा उसका। कैलेंडर से मैक्सिमम क्वेश्चन कैलेंडर से आते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ब्लड रिलेशन, आपके पापा के, वो बुआ के, चाचा के, ये सब क्वेश्चन जो होता है तो आप लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है ये सब चीज़ें, ठीक है। डायरेक्शन, मान लीजिए पूरब जा रहे हैं 3 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, 4 मीटर इन वाई डायरेक्शन, ये सब पूरब जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं, 3 मीटर आगे आए और 2 मीटर पीछे गए, ये सब क्वेश्चन जो होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा अगर कोई मुझसे पूछे उपाय क्या है, तो वो मैं कहूँगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और प्रैक्टिस। अब ये कोई सोच ले कि नहीं हम तो सीधे यूपीएससी के प्रांगण में जाके प्रैक्टिस करेंगे जहाँ हमारा सेंटर होगा, तो फिर बेटा दिक्कत होगी, क्योंकि 120 मिनट का पेपर है और क्वेश्चन भी अच्छे खासे आपसे पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग का सबसे बेस्ट है कि आप कोई भी टेक्स्ट बुक ले लीजिए और एकदम सॉल्व कीजिए उसको, जिसपे पेपर और पेपर देते रहिए। पेपर अपने साथ भी दीजिए और सबके साथ मिल कर भी दीजिए, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग जो आपकी डिसाइड हो। अनअकैडमी तो वैसे भी टेस्ट सीरीज कराता है, जब सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो कॉम्बैट हो ही रहा है आपका। अभी 14 फरवरी को ही कॉम्बैट था, फिर 28 को होगा, तो ये भी करिए आप लोग। फिर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाई आप डीएम बनेंगे, आपके पास तरह तरह की समस्याएं आएंगी, ऐसा तो है नहीं कि समस्या नहीं आएंगी। चपरासी बनेंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर अधिकारी बनते हैं तो फिर रोज एक नया चैलेंज है, नया टास्क रहेगा। डेली कुछ ना कुछ, कुछ होना है, कुछ नहीं होना है। बॉस का फ़ोन, अधिकारियों का फ़ोन, नेताओं का फ़ोन, सबको लेके चलना, जनता का फ़ोन, अपना खुद का एक अलग टेंशन पर्सनल लाइफ का।
तो आपका डिसीजन पावर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिसीजन पावर, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, किसी चीज़ को कैसे, मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया तो ये तो अधिकारी जानेंगे ना कैसे कैसे क्या करना है, कहीं पर क्या करना है, उसको कौन कौन सा एक्शन लेना है। अपने घर पे तो फ़ोन करके बोलेंगे नहीं पापा भूकंप आया है, हम अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, क्या करें हम। तो पापा कहेंगे हाँ आ गए, तुम बचे हो कि नहीं, पहले तो यही पूछेंगे तुम ठीक हो। तो आप जिलाधिकारी है तो आपका तो यही कर्तव्य बनता है कि पहले जिले में पहले जो जो चीज़ें, जो नियम कहता है वो करें पहले। तो इन सब चीज़ों को भी लेके चलना है आपको, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिकली जो जनरल मेंटल एबिलिटी जो है, बेसिक न्यूमरेसी जो है क्लास 10th लेवल का है, और डाटा इंटरप्रिटेशन। मैथ का जो क्वेश्चन होता है आपका, जैसे मान लीजिए परसेंटेज का क्वेश्चन हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हुआ, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हुआ, और जो रेल वाली ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हुए, और छोटे छोटे जो आप सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक न्यूमरेसी पूछी जाती है। तो इसके लिए बेटा कम से कम मैं ये कहूँगा, जैसे मैथ अगर पढ़ना है तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक का जो टेबल जो पढ़ते हैं, 1 से लेकर 30 तक का, इसका स्क्वायर और इसका क्यूब भी पढ़िए पहले आप लोग। कहीं पर भी जाइए स्क्वायर और क्यूब पढ़िए इसका पहले। इससे क्या होगा, आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो इतना ताम झाम आपको याद वो नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लिक करेंगे, यार इसका ये स्क्वायर होता है। जैसे मैं कहूँ 9 का स्क्वायर क्या होता है तो आपको पता होगा कि 81 होता है। 9 का होल क्यूब करूँगा बैठ के टेंशन कि सर 9 81 होता है, ये 9 करेंगे 9 करेंगे 9 8 बता 729 होता है। तो इतना समय लगा कि नहीं लगा। इसलिए 1 से लेकर 30 तक का आपको स्क्वायर पढ़ना और क्यूब पढ़ना है। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, ये बचपन में ये सब चीज़ें आपको करना चाहिए, लेकिन अब करना पड़ रहा है आप लोगों को। और भी उपाय बता दूँ आप लोगों को कि मैथ और रीजनिंग ये सब प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट हैं। बहुत शौक हो तो मोहल्ले के अपने बच्चों को बुलाइए, घर के छोटे बच्चों के जो अपने छोटे भाई बहन पढ़ते हो उनकी किताब उठाइए और उनको पढ़ाइए थोड़ा सा, आधा घंटा 1 घंटा, आपका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाएंगे बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो बच्चे ही करते हैं। आप लोग तो क्वेश्चन उतना करेंगे भी नहीं, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, सर ये क्यों हुआ है। अगर इंटरेस्ट आता है तो बहाना मारना है तब भी वो इतना ज़्यादा पूछ देंगे कि सर दर्द हो जाएगा सर का। तो ये भी एक प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि जितना वो क्वेश्चन पूछेंगे उतना आपको टेंशन होगा, उतना आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। भाई दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो समझ में आएंगी या तो नहीं समझ में आएंगी। और दोनों तरीका होगा कि आप ही से पूछा जाएगा, भाई बताइए क्या करना है, इसका बोर्ड मास क्या होता है। तो 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर और क्यूब पढ़ना है। मान लीजिए अब मैं कह दूं कि आपसे कि जैसे मैथ में a+b का होल क्यूब क्या है, बस। अब आधा लड़के टेंशन में, a क्यूब होता है सर, b क्यूब उसके आगे क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा कि 3ab होगा, क्या होगा। ये यही चीज़ें मैं जो कह रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने, और ख़ास करके चलो जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा होगा, जो अदर बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, जो साइंस वाले हैं जैसे कि बीटेक वाले हैं या मेडिकल वाले हैं, चलो उन सबको छोड़ दो। लेकिन जो ह्यूमनिटी सब्जेक्ट वाले हैं उनका मैं मानता हूँ कि सीसेट कमजोर जरूर हो सकता है, लेकिन बेटा इतना भी नहीं कि 33% आप नंबर नहीं ला सकते हो, ये भी तो करना है आपको। इसके लिए प्रैक्टिस करो, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाओ, ठीक है, 1 घंटे पढ़ाओ उनको, उनकी क्वेरी को देखो, क्योंकि सिलेबस में तो उनके भी होगा वही चीज़, तो क्लास 10th वाला पढ़ना है आपको। भाई परसेंटेज, मान लीजिए कोई सामान है 100 रुपये का है, उसको 20% के फायदे पर बेचना है, तो 20% का मतलब 120, यानी कि 120 रुपया मिलेगा। ये तो सिंपल हो गया भाई, 100 रुपये का 20 रुपया 20 रुपये, 120 रुपया ही फायदा हो गया, मतलब 20 रुपये फायदा है आपका। तो उसको ये क्या होता है, क्रॉस सेलिंग क्या होता है, मतलब क्रॉस प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आ पाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो जनरल मेंटल एबिलिटी, चाहे रीजनिंग होगा, मान लीजिए कि आपके पापा है, आपकी मम्मी है, आपकी बुआ है, इस क्या किसको क्या कहता है, ये शब्दों का भी ये पढ़ के चलना है आपको। और बेसिक न्यूमरेसी में मैंने कहा कि स्क्वायर और क्यूब को पढ़ना है, एकदम बेसिक चीज़ें,
प्लस माइनस एकदम रटा होना चाहिए आपको। कि अगर 13 का स्क्वायर पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि 169 होता है। 9 का स्क्वायर कोई पूछे तो ये आपको पता होना चाहिए कि 81 होता है। क्यूब कोई पूछे 9 का तो 229 होता है, ये याद होना चाहिए। अब ये नहीं कि बैठ के वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अच्छा 9 का पढ़ा है स्क्वायर तो 81 होता है, फिर एक और 9 मल्टीप्लाई करेंगे फिर 729 तो आएगा ही। ये सब नहीं करना है आपको, आपको याद होना चाहिए एकदम बेसिक, क्योंकि समय अपना ही बर्बाद करेंगे हम लोग, और समय ही तो बर्बाद नहीं करना है चीज़ों को। बाकी सब करिए, समय ना बर्बाद कीजिए आप। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन में सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इस सबका समग्र होता है। सारा जितना आप पढ़ेंगे मैथ में, इसका सबका समग्र अगर कोई निचोड़ के है तो सब इसमें लग जाएगा डाटा इंटरप्रिटेशन में। चाहे वो चार्ट के थ्रू पूछे, मान लीजिए कि मैं कहूँ कि इतना है और इतना है, ये 20 है या 40 है, तो चार्ट वाला हो चाहे वो ग्राफ के थ्रू पूछे। आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, कभी यहाँ जाता है कभी यहाँ जाता है, तो सब नीचे दिया होता है। चाहे वो टेबल के थ्रू पूछे, चाहे वो डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछे, या कुछ भी पूछे, ये सबका निचोड़ होता है। कहीं पर आपको एवरेज करना पड़ेगा, कहीं पर आपको देखना पड़ेगा कितना आगे बढ़ रहा है कितना पीछे बढ़ रहा है, और यही क्वेश्चन सारा अप्लाइड करके इसमें पूछता है डाटा इंटरप्रिटेशन में। और इसका सबसे, फिर मैं वही बात कहूंगा कि आपका इसको सॉल्व करने के लिए सबको निचोड़ है, ये सबको निचोड़ करके 1 2 3 क्वेश्चन पूछ देगा। वो भी मतलब 3 क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि मान के चलिए 10 12 क्वेश्चन उसमें होते हैं, एक में पूरा सा डिटेल दे देगा, उसमें 3 4 क्वेश्चन पूछ देगा। तो डाटा इंटरप्रिटेशन को भी आपको पढ़ना है। अभी समय बचा हुआ है, कम से कम जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वाले बच्चे हों, जिनको लगता है कि यार मेरा सीसेट कमजोर है, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनका बहुत स्ट्रांग है जीएस, स्ट्रांग बहुत है उनका जीएस, लेकिन सीसेट कमजोर है। और सीसेट कमजोर है तो भाई दिक्कत तो है भाई, उसको तो मजबूत करना है कमजोर को हमको। अब सीसेट को मजबूत कैसे करेंगे, तो क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया कि छोटी छोटी चीज़ों को भी लेके चलना है। स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है, प्लस कहाँ होगा, माइनस कहाँ होगा, बोर्ड मास क्या कहता है, बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑड होता है, ये क्या होता है, ओ से डी से डिवाइड होता है। तो ये चीज़ें, मल्टीप्लाई पहले आएगा कि डिवाइड पहले आएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखना है और प्रैक्टिस करिए, और अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाइए। उससे ये होगा कि बार बार वो गलतियां होगी आपसे तो शर्म आएगी खुद आप लोगों को, तो और अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। नहीं तो आप लोग अगर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर पढ़ रहे हो कि नहीं हम तो यूनिवर्सिटी में एकदम बस एक कॉपी में पूरी पढ़ाई कर लिए, तो फिर वो यूनिवर्सिटी नहीं है ये। यहाँ स्टूडेंट बन के पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं कि कॉपी लिए जींस के पीछे रखे पहुंच गए बस क्लास हो गया चलो, पेपर आया तो कॉपी पता ही नहीं कहाँ गया, क्योंकि आदत नहीं है। वो नहीं करना है यहाँ पे। प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। अभी फरवरी चल रहा है, अभी मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून में जाके आपका पेपर है, और जून का महीना तो वैसे भी समझ ही रहे हैं। इसलिए समय है और समय के साथ लगिए। अभी होली आएगा, बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे। अभी तो खैर कोरोना महामारी ने तो खैर घर में रखा ही है आप लोगों को, अब तो ठीक है। अभी तो होली हर दिन होगा आपके लिए। जिस दिन डीएम बनेंगे पूरा जिला आपसे होली खेलने आएगा, कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं बचेगा जो होली खेलने आपके पास ना आए। भाई मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपका दुश्मन तक लगाए आपसे आके गले मिलेगा। होली है, दुश्मनी माफ कीजिए, ठीक है। इसलिए लगे हैं तो लगे रहिए, और बहुत सी चीज़ें बीच बीच में आएंगी। कई बार लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ मैं फेल हो जाऊंगा, मैं टेंशन में आ गया, मेरा पहली बार हो रहा है, मैं डर रहा हूँ कैसे। टेस्ट दीजिए ना, किसने कहा है डरने के लिए आपको। अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर हैं, उनसे पढ़िए। एक नहीं 10 टीचर हैं, 100 टीचर हैं आपके पास। अनअकैडमी के पास तो ऑप्शन है आपके पास कि एक नहीं किसी से भी पढ़ सकते हैं, मुझसे नहीं किसी से भी पढ़िए, क्या दिक्कत है। ये तो अच्छी बात है, ये तो ऑफलाइन की तरह है ही नहीं कि एक ही टीचर है, नहीं समझ रहा तो झेलना ही नहीं को है। यहाँ तो कोई झेलना नहीं है किसी को। यहाँ तो आप नंबर ऑफ टीचर्स की लाइन है, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। ये चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको, बहुत ईमानदारी के साथ शिद्दत के साथ पढ़ना है। टेस्ट देते रहिए, क्वेरी को दूर कीजिए, और जितनी गलती हो सके जी भर के गलती कर लीजिए। कब तक, मई तक पढ़ना है। मई के बाद ये नहीं कहूँगा गलती कीजिए,
गलती करिए, उसके बाद भी जो गलतियां उसको दूर करने का रोज प्रयास कीजिए। अलग कॉपी बनाइए गलती करने वाली, उस पर लिखिए कि मेरी इतनी गलतियां हैं। जब इंटरव्यू में जाएंगे तो ये पूछा जाएगा ना कि आपके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है आप में। पॉजिटिव तो सभी लोग चौड़े होकर बताते हैं, अच्छा मेरे अंदर सर ये है, मैं तो हूँ, ये है, सब रटा रटाए जो भी है। तो उस समय ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर तरीके से, लेकिन जो अंदर है वो तो रहेगा ही, वो तो उसको कहाँ बदल पाओगे आप लोग। कोई आपको ट्रेनिंग दे सकता है, कितना देर तक दे देगा ट्रेनिंग। आप आईपीएस बन जाएंगे या कुछ भी बन जाएंगे तो कुछ भी होगा तो समझाना तो आपको है ना, डिसीजन तो आपको लेना है। कितनी बार कोई समझा के आपको दे देगा चीजें। तो ये चीजें बड़ा काम देंगी आपको परीक्षा में, ब्यूरोक्रेसी में बहुत काम देगा, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में जैसे मैंने कहा कि चार्ट होगा, ग्राफ होगा, टेबल होगा, डाटा सफिशिएंसी, सबका निचोड़ है ये। और कैलेंडर कि आप कब पैदा हुए थे, वहां से लेके वहां तक अधिवर्ष क्या होता है, 15 अगस्त 1946 से लेके अब तक का कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हुआ। तो 47 से लेके कर लो, 46 ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें तो आपको डेट लेना है, कुछ भी ले सकते हैं आप डेट। आपको क्या सर नहीं 15 अगस्त 1947 होता है, अभी बेटा 46 भी कर दो, 45 कर दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो ये चीजें आपको लेके चलती हैं। सी सेट वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इसका नंबर क्वालिफाई करेंगे तभी नंबर जुड़ेगा आपका पहला पेपर वाला, वरना अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो फिर क्या कर लेंगे फिर आप। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे सी सेट में समझ में नहीं आता, तो वो यहाँ इस भारत में मतलब पूरी दुनिया में किसका इलाज नहीं है बताओ मुझे। नहीं आता तो पढ़ो, बड़े तो हो गए हो ना, तो पढ़ो उसके लिए, सी सेट के लिए किसने मना किया। पढ़ने वाले तो संस्कृत लेकर यूपीएससी टॉप कर देते हैं। साइंस बैकग्राउंड का बच्चा संस्कृत ले लेगा, कुछ भी ले लेगा, उसको पढ़ना है, जिद है भाई, उसको क्या पता कब ना उससे संस्कृत पढ़ा है उसने। लेकिन संस्कृत लेकर भी लड़के पढ़ते हैं, मैथिली लेकर भी पढ़ते हैं बच्चे, समाज शास्त्र लेकर भी पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र भी पढ़ते हैं। कब पढ़े हैं वो दर्शन शास्त्र बताओ, बीटेक का लड़का कब दर्शन शास्त्र पढ़ा है वो। जो बीटेक के 4 साल के कैरियर के अपने जीवन में, हमको तो नहीं लगता कि अभी दर्शन शास्त्र भी उसने सही से पढ़ा होगा, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं उसके। उसको तो कंपनी का नाम पता होना चाहिए, कौन सा ब्रांड का कपड़ा पहनना है। लेकिन वो लड़का सोचो दर्शन शास्त्र पढ़ता है, वो लड़का संस्कृत पढ़ लेता है, वो लड़का हिंदी पढ़ लेता है, वो लड़का कुछ भी पढ़ लेता है, पास करना तो पढ़ेगा। तो सीसेट क्या बड़ी चीज़ है, इसमें तो जोड़ घटाना है, इसमें टेंशन क्या लेना, वो भी क्लास 10th लेवल का पूछा जा रहा है। लेकिन हाँ इस साल जो क्वेश्चन इधर पूछे जा रहे हैं, बड़ा टफ टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपका काम यही है कि प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, सिलेबस पे फोकस कीजिए, अपने सिलेबस को जहाँ बैठते हैं वहाँ लगाइए और उसको देखा कीजिए, रोज उसका दर्शन कीजिए आप लोग, ये मेरा सिलेबस है, मुझे इतना पढ़ना है, तब कुछ बात बनेंगे। वरना रोज क्लासेज होंगी, रोज कुछ ना कुछ बातें होंगी, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो ये प्री का मैंने पूरा आपको सिलेबस सारा डिटेल आपको मैंने बता दिया, पूरा विस्तार करके बता दिया, देख लीजिए। जीएस के फर्स्ट पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ पूछे गए हैं 2020 के प्रीलिम्स में, अगर किसी को पता करना हो कि 20 वाले में 2020 में क्या हुआ था, तो 2020 में कोरोना भी आया था। और देखिए पॉलिटी से 16 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, राज व्यवस्था जिसे कहते हैं, राज व्यवस्था। कितने क्वेश्चन थे बेटा, 16 क्वेश्चन थे। प्रीवियस बता रहा हूँ 2020 का वैसे बता रहा हूँ। ठीक है। पॉलिटी के थे 16 क्वेश्चन। हिस्ट्री सदाबहार क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री जैसे मैंने कहता हूँ हमेशा कि 15 से 20 क्वेश्चन रहते ही हैं, जो 18 क्वेश्चन पूछे भी हैं, 18। ठीक है साहब, 1 है। ठीक है। हिस्ट्री से कितने हैं, 18 क्वेश्चन। बताओ 18 16 कितने हो गए, 34 तो यहीं पे होंगे। बताओ ये 18 16 34 तो यहीं हो गए 100 क्वेश्चन में। ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं। इकोनॉमिक क्वेश्चन कितने हैं, 14 क्वेश्चन है, सब अप्लाइड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पूछता है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी देख लो, यानी कि हम कहें कि सेकंड सबसे ज़्यादा पूछा है किसी जो टॉपिक में, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कितना क्वेश्चन पूछा, 17 क्वेश्चन, हमेशा रिकॉर्ड रहता है इसका। पहला हिस्ट्री, दूसरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। कितना क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है। और ये सब ऐसा नहीं है कि करंट अलग से, इसमें करंट बेस क्वेश्चन भी पूछते हैं इसमें, चाहे इसमें हो चाहे इसमें करंट बेस हो, इसमें करंट बेस हो, बस ये करंट बेस नहीं होता है, ये इसमें भी करंट बेस होता है। तो ये मत कोई मुझसे कहे कि सर इसमें करंट बेस है, करंट बेस इसमें होता है बेटा, चाहे पॉलिटी वाला हो, चाहे वो ज्योग्राफी वाला हो, चाहे इकोनॉमिक्स वाला हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला हो, ये भी हो। और ये तो खैर करंट है ही है, हिस्ट्री को छोड़ के सब करंट ही करंट है,
मतलब अपडेट उसका है। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया था, हिस्ट्री से 18 क्वेश्चन पूछा गया, सबसे सदाबहार क्वेश्चन जो होते हैं, और ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 14 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेकंड है 17 क्वेश्चन, यानी कि हिस्ट्री का 18 और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, ठीक है, आपका 17, 18 17 तो 35 यही हो गया आपका। अब पॉलिटी का 16 जोड़ दीजिए तो इसका आपको हो गया, कितना हो गया, 51 हो गया। 3 को ही लेके चलिए आप सिर्फ तो। और देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 क्वेश्चन पूछा था, और करंट अफेयर 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, 15 क्वेश्चन। तो 15 यहाँ पे जोड़ दो, 3 सब्जेक्ट को ले लो, 15 को जोड़ो, 66 क्वेश्चन तो यही से हो गए आपके, सिर्फ 3 सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, 3 सब्जेक्ट प्लस करंट, 66 क्वेश्चन तो यही से हो जाएंगे। टोटल का मैं अगर बात करूं, अगर सिर्फ 3 को लेके चलते हो, नहीं छोड़ते हो, छूते हो इकोनॉमिक्स को, चलो सट्टा, कोई दिक्कत नहीं, ज्योग्राफी भी नहीं छू रहे हो, देखो 66 क्वेश्चन तो यही से है। कटाव कितना गया, 50, 52, 53 यही गया था कटाव। अब बताइए, और कोई डाउट हो किसी को तो बताइए मुझे। पॉलिटी बताइए, पॉलिटी तो सबका चहेता सब्जेक्ट होता है पॉलिटी। कोई ऐसा लड़का ना हो जो ये ना कहे कि सर मैं पॉलिटी से नहीं पढ़ता हूँ, ये हम लक्ष्मीकांत की पूरी किताब को चाट डाले हैं सब बच्चे। क्वेश्चन का वहीं से पूछेगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा, बशर्ते एनसीईआरटी का बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत सारे बैच आए हैं, अभी भी मौका है, जिसको बैच ज्वाइन करना है तो एनसीईआरटी का बैच, और बहुत सारे बैच 2021 के प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच भी स्टार्ट हुए हैं, 22 के लिए भी हुए हैं, 23 के लिए भी हुए हैं, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है, अब यही सब चीज़ें हैं, और चीज़ों को देख लीजिए, डेली आपकी रूटीन क्या होगा, बस यही चीज़ें मैं बताऊंगा अभी। बाकी किताबें कौन कौन सी पढ़नी है, अब क्या करोगे किताब जान के, कई बार बता भी चुका हूँ इन चीज़ों को। बस लास्ट में बस यही कहूँगा मैं कि करना क्या है आपको, करना ये है कि प्रैक्टिस करना है। करना क्या है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, टेस्ट देते रहिए। प्रीवियस के कम से कम 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर को देखिए। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू भी कर सकते हैं आप, प्रत्येक सब्जेक्ट के, चाहे हिस्ट्री के हो, चाहे पॉलिटी के हो, चाहे इकोनॉमिक्स के हो, ताकि उससे क्या होगा, जैसे मैं बताऊँ, टेस्ट सीरीज किसी को भी ऑनलाइन, तो टेस्ट सीरीज अनअकैडमी का है ही, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर के द्वारा बनाया जाता है। प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पढ़िए, विद एक्सप्लेनेशन पढ़िए, 10 साल के जो भी क्वेश्चन आए पहले आप उसको लगाइए, फिर आप देखिए कि वाकई में आप अगर उस समय होते तो कितना क्वेश्चन आप करते हैं। करंट को छोड़ दीजिए, चलिए प्रीवियस ईयर में मैं एक बात कहूँ आपसे, फिर भी क्वेश्चन तो देखना है, लेकिन छोड़ दीजिए, आप जब टेस्ट लगा रहे हो तब मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक्सप्लेन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू मॉक टेस्ट देते रहिए, क्वेश्चन पेपर करते रहिए, मान तभी तो पता चलेगा। हिस्ट्री में मान लीजिए 18 क्वेश्चन आए हैं, आपने मान लीजिए 10 ही सही किए हैं। पॉलिटी में मान लीजिए आपके जो 12 क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन थे, आपने मान लीजिए 8 ही क्वेश्चन किए हैं। करंट में मान लीजिए 15 क्वेश्चन है, आपने मान लीजिए 10 ही क्वेश्चन किए हैं। तो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू भी करते रहिए। इंपॉर्टेंट चार्ट है ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, एनवायरमेंट इकोलॉजी का, पॉलिटी का, करंट अफेयर का, इसको भी देखते रहिए। बुक वाइज क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, जीसी लॉन्ग एनसीईआरटी। रिवीजन टेस्ट भी करते रहिए, 1 महीना पहले करते रहिए। वही मैंने आपसे लास्ट में कहा भी, मैप बेस्ड क्वेश्चन को लगातार देखिए, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग, ताकि कई चीज़ें तो मैपिंग से ही सॉल्व हो जाती हैं, 500 क्वेश्चन, तो ये चीज़ें होनी चाहिए रणनीति आपकी। ठीक है, और बस लास्ट में मैं यही बोलूँगा, यही आपकी रणनीति है। बस एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ बार बार, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाता हूँ कभी भी, आप लोग जानते भी होंगे मेरे बारे में, कि जो पढ़ना है आपको पढ़ना है, मेरा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है। एक बार नहीं 1000 बार वही बात बोलूँ, बस मेन तो वही चीज़ें हैं। फालतू की चीज़ों से बचिए, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा है, 18 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के 17 क्वेश्चन थे, और मैं कहूँ कि करंट के 15 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के क्वेश्चन थे। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसको पकड़िए, उसी को पढ़िए, बार बार रिकॉल करिए, सिर्फ और सिर्फ मई तक, मतलब अब मई के 15 मई तक मैं ये कहूँगा एक तरह से। उसके बाद कोई भी नया चीज़ पढ़ना नहीं है, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करता है, एक बार नहीं 1000 बार उसी को पढ़ना है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद होगा, उतनी बार कुछ नई चीज़ें आएंगी। सीसेट का पूरा ब्रीफ में बताया हूँ मैंने कि सीसेट को कैसे कैसे सॉल्व करना है।
तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और गार्बेज से बचिए, बिना फालतू के चीज़ों में समय बर्बाद ना कीजिए। अभी कई जगह चुनाव भी आए हैं, ठीक है, त्रिस्तरीय भी चुनाव होने वाले हैं। तो ये नहीं कि बैठ के अपने गांव में बैठे हो या कहीं पर बैठे हो तो चुनाव में बिजी हो जाओ ना। 1 साल अपने आप को बंद कर लो, 2 साल बंद कर लो, पूरी जिंदगी के पूरा जिले का अधिकारी आप रहोगे। पूरा चुनाव से लगाए सब तो आपके अंडर में रहेगा। तो अब दौड़ा दिन भर करो ना, किसने रोका है आपको? मीटिंग पे मीटिंग, जितने लोग होंगे सारा डिपार्टमेंट के मिजाज बादशाह आप लोग रहेंगे, बशर्ते पावर मिलेगी तो पावर के लिए पढ़ना है। अभी कोई नहीं जानता होगा आपको, आप क्या है, कुछ नहीं है, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बन जाएंगे सभी लोग जानेंगे। तो चाहे जो चुनाव हो, चाहे कुछ भी हो, आपके एमपी से लगाए, एमएलए से लगाए, मंत्री से लगाए, सब आप ही को फोन घुमाएंगे, सब, यहाँ तक सीएम भी आप ही को फोन घुमाएंगे। जिसके चक्कर में आप लोग सेल्फी के लिए परेशान रहते हैं, सेल्फी मिल जाए, स्टेटस लगा दो फेसबुक पे, सब लोग आपसे मिलने के लिए आतुर रहेंगे। जी सर, यस सर, जी सर। खुद का नोट्स बनाइए, बार बार मैं कहता हूँ नोट्स बनाइए अपना, खुद का भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि सिर्फ दूसरे का कॉपी पेस्ट मारते रहेंगे। खुद का नोट्स बनाइए और बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में मत पढ़िए। मान लीजिए कोई आपका दोस्त कहे कि नहीं यार, मैंने कहा यम लक्ष्मीकांत पढ़ो, उसने कहा ना ना ना, एक और आया किताब उसको पढ़ो। कोई कहे ये पढ़ो, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ो। हमारा जो रास्ता है हमने वो आपको बताया। मैं कहूँ बिपिन चंद्रा पढ़ने के लिए, आप कहें नहीं सर हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, बिल्कुल वो भी अच्छी किताब है, पढ़िए उसको। लेकिन हाँ, 1000 किताब रूम पे लाके गांजने से अच्छा नहीं होगा। उसको ला के रख दिया मैंने, रूम को लाइब्रेरी मत बनाइएगा कभी भी। रूम रूम होता है, पढ़ाई पढ़ाई होती है। किताब की दुकान थोड़ी खोलना है उसमें। किताब लाइए और बिपिन चंद्रा हो चाहे कोई भी किताब हो, एक बार नहीं 10 बार उसी को पढ़िए, 100 बार पढ़िए, उसी को पढ़िए, क्योंकि वही काम देगा। भरोसा अगर करते हैं तो, और नहीं भरोसा करेंगे तो उसके लिए कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी को पढ़िए। फालतू की चीज़ों से दूर रहिए, एकदम दिमाग को शांत रखिए। और जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको बर्बाद करने के सबसे, क्योंकि आप लोग से ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता है, उन चीज़ों को सीधे शिफ्ट आर डिलीट कुछ समय के लिए, ठीक है। कितना सोना है, कितना क्या करना है, ये सब सब जानते हैं आप लोग। तो जो चीज़ें लगे कि हाँ हमें ये बर्बाद कर रही हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है कोई, उस डिस्टर्बिंग एलिमेंट से दूर रहिए आप लोग, क्योंकि ये कैरियर का सवाल है। कोई बुरा मानता है, बुरा माने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई बुरा माने, मैं फिर कह रहा हूँ कि माने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने करियर को लेकर सजग हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन के बाद तो कहाँ बुरा मानने वाले लोग होते हैं, कोई बुरा मानेगा आपका? आपके दूर दूर के लोग आपको पकड़ पकड़ के लेके आएंगे सब आपको जलाने के लिए। अच्छा, मैं भी था, मैं जानता था कि ये लड़का कुछ बनने वाला है। तो समय है और समय को सदुपयोग कीजिए आप लोग। होली आए तो इसका मतलब ये नहीं कि घर भाग जाइए आप लोग 10 दिन के लिए। होली है, होली तो हर साल आएगी। होली कहाँ भगने वाला है, होली तो हर साल आएगा। दिल में होली रखिए। जिस दिन सेलेक्ट हुई, जी भर के सुबह से लेकर शाम नहीं, 1 हफ्ते तक खेलिए ना गांव में। पूरा गांव पलट कर आएगा आपके पास होली खेलने के लिए, कि डीएम साहब के साथ हम होली खेल रहे हैं। फेसबुक पे चिपकाने वाले लोग चिपकाएंगे उस पर कि देखो बिताए हुए पल डीएम साहब के साथ, नवयुक्त डीएम। हाँ, तो वो यही सब चीज़ें हैं। और हंसी के साथ खेलिए, मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए। टेंशन लेके एकदम नहीं कि टेंशन में है नहीं, 10 घंटा मुझे पढ़ना है। तो 10 घंटा पढ़े क्या करेंगे आप बताइए? 5 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, लेकिन इज्जत से, शिद्दत से, दिमाग को शांत रख के और लॉजिकल तरीके से पढ़िए। 10 घंटा दुनिया को दिखाने के लिए बता रहे हैं करेंगे जो लोग कहते हैं 10 घंटा मैं पढ़ता हूँ, 12 घंटा पढ़ता हूँ। तो मेन तो रिजल्ट चाहिए। आप 16 घंटा पढ़िए, 24 घंटा सबके लिए होता है, चाहे आप हो चाहे वो देश के पीएम हो। उसी 24 घंटे में जो जिस तरीके का है वो उस तरीके का खेलता है। आप ही के बीच के लड़के निकलेंगे भी, हर साल निकलते हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रेशर में आके थोड़ा कोई काम नहीं करना है कि प्रेशर में आऊँगा कि सर क्या होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर यही सोचते रहिए बैठ के प्रेशर वाला चीज़ें। टेस्ट दीजिए, सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, टेस्ट यही है जो फाइनल तक पहुँचाएगा, कोई नहीं पहुँचा पाएगा। मैं आज समझा सकता हूँ, आज हो सकता है आप लोग 10 मिनट का एनर्जी आ जाए कि नहीं मैं ये सर ने कहा ये करना है वो करना नहीं, चलो ठीक है। लेकिन जब तक आप लोग नहीं दिल से अंदर से चाहेंगे, जो गांधी जी कहते थे कि व्यक्ति बेकार नहीं होता, उसके अंदर की चीजें अगर गड़बड़ हो जाए तो उसको सुधारना है, ठीक है। सुधरने का मौका मिले आप लोगों को।
तो चलिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। आप लोग लग जाइए एकदम तैयारी में। जो रणनीति आप लोगों ने किया था, मैंने चलिए रणनीति भी कर दिया। और यहीं पे क्लास को हम ऑफ करते हैं। और जो मैंने आपको जीएस का प्रीलिम्स का बताया, मेंस का बताया, जो मतलब प्रीलिम्स ओरिएंटेड पूरा बताया मैंने, मेंस तो कम ही कर दिया। बस ये बताया था कि इतने नंबर का होता है ये वो। जहाँ जहाँ जो बताया गया उसको ध्यान से शब्दों को जो सुनिएगा, मैंने क्या क्या कह दिया, क्योंकि कोई रट के तो आता नहीं हूँ कि कुछ भी बता दो, नहीं पढ़ना है मुझे, ऐसे ये सब नहीं है, जो है वो बोल देता हूँ। ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक को फॉलो करते रहिए। अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी लिंक दिया होता है। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा सकते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपसे बोला गया है उसको अमल भी कीजिए। ये आपकी भलाई के लिए बोला गया है, ठीक है। तो कल हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। रात को 9 बजे जो करंट होता है वो करंट आज होगा भी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। चलिए, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी। ठीक है, क्लास को यहीं पर ऑफ किया जाता है।